हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है संस्कृतिकरण। देखा जाए तो संस्कृतिकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, असाइनमेंट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, और ये काफ़ी महत्व रखेगा। यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए हर संभव कोशिश किया है कि हर टॉपिक जो है आपको क्लियर रहे। तो यहाँ पर हम संस्कृतिकरण के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ में हम इसके जो है विसंस्कृतिकरण, पर संस्कृतिकरण का भी एनालाइज करेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम आज कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण देखा जाए तो वो ऐसा एक शब्द है जिसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये हर जगह पर अपना महत्व रखता है। संस्कृतिकरण की अगर बात करें हम, तो संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर MN श्रीवासन ने किया था। कहते हैं प्रोफेसर NA श्रीवासन काफ़ी महत्वपूर्ण थे और इनको संस्कृतिकरण का जनक भी कहा जाता है। और इस अवधारणा के माध्यम से उन्होंने भारतीय संरचना एवं संतरण में होने वाले सारे परिवर्तनों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया और इनके ही प्रयत्नों के फलस्वरूप आज हम संस्कृतिकरण से अवगत हो सके। देखा जाए तो सबसे प्रथम बात तो यही आता है कि संस्कृतिकरण का अर्थ होता क्या है, संस्कृतिकरण कहते किसे हैं। तो ये साफ शब्दों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि संस्कृतिकरण वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई हिंदू, कहते हैं निम्न हिंदू जाति या कोई अन्य जनजाति अथवा समूह किसी उच्च और दृढ़ जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेती हैं। अब देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में है कि कोई निम्न जाति के हिंदू अपने आप को उच्च जाति के हिंदुओं से उनके कर्मकांडों और विचारधाराओं में बदल जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, कुछ लोग गरीब थे, पहले वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, लेकिन बाद में जब उनके पास पैसा हुआ तो वो सेक्टरों में रहने लग गए और अमीर लोगों की हर एक रीति रिवाजों को, खान पान को अपना लिए, तो वो संस्कृतिकरण कहलाया। या साफ शब्दों में ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए आप इंडिया में रहते हो और इंडिया का तो जनरल सी बात देखा जाए तो यहाँ पर रहन सहन थोड़ा सा लो किस्म का है। अगर आप अमेरिका चले जाते हो तो वहाँ पर आप सूट बूट ये सब पहनने लग जाते हो। तो आप छोटे से लेके बड़े में जब परिवर्तन होते हो तो उसको हम संस्कृतिकरण कहते हैं। यानी पहले आप लो कंडीशन में अपना जीवन जीते थे, लेकिन बाद में आपका हालात बदला, समय बदला और आपने उस क्षेत्र की सारी बातों को ग्रहण कर लिया, तो इसे हम संस्कृतिकरण का ही नाम देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निम्न हिंदू जाति या निम्न जाति के लोग जब, या जनजाति के लोग जब उच्च जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेते हैं तो उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। और ये भी बता दूं आपको कि संस्कृतिकरण का जनक जो है यहाँ पर प्रोफेसर MN श्रीवासन को माना जाता है और इनका समय काल था 1916 से 1999 तक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक
संस्कृतिकरण पे जो है अपना विचारधारा रखा, इसलिए इनको जनक भी कहा जाता है संस्कृतिकरण का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। अब हम इनके सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर श्रीनिवास ने बहुत ही महत्वपूर्ण अपने विचारधारा रखी और उन्होंने हर तरह से जो है संस्कृतिकरण का परिभाषित करने की कोशिश किया। उन्होंने पहले परिभाषा में यही बात दी कि संस्कृतिकरण का अर्थ सिर्फ नवीन प्रथाओं और आदतों का ग्रहण करना ही नहीं है, वरना जो है पवित्र अथवा अलौकिक जीवन से संबंधित नए विचारों एवं मूल्य को भी प्रकट करना है। उन्होंने साफ शब्दों में बात दी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहता है कि नवीन प्रथाओं और आदतों का ग्रहण करना ही नहीं, पवित्र और लौकिक जीवन संबंधी नए विचार एवं मूल्य को प्रकट करना ही, जिनका वितरण संस्कृति के विशाल साहित्य से वधुआ देखने को मिलता है, जिसमें कर्म, धर्म, पाप, पुण्य, संसार, मोक्ष आदि संस्कृति कुछ अत्यंत लोकप्रिय आध्यात्मिक विचार है। हम जब भी आध्यात्मिक विचारधारा रखते हैं तो उस समय हम इन बातों को जरूर जिक्र करते हैं। कर्म, धर्म, पाप, पुण्य, संसार, मोक्ष आदि संस्कृति कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विचारधारा होता है। देखा जाए तो श्री M.N. श्रीवासन ने संस्कृतिकरण के परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई अन्य जाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च जाति और प्राय दृढ़ जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल दे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि निम्न जाति के जो लोग होते हैं उच्च जाति के जीवन शैली को अपना लेते हैं, तो इसी को हम संस्कृतिकरण कहते हैं। आगे इसी बात को अगर हम और विस्तृत करने की कोशिश करें तो संस्कृतिकरण की विस्तृत व्याख्या करते हुए जो श्रीनिवास जी कहते हैं कि संस्कृतिकरण का अर्थ केवल नए रीति रिवाज व आदतों का ग्रहण करना नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि संस्कृतिकरण का मतलब ये हमने बताए थे कि रीति रिवाजों को, आदतों को ग्रहण कर लेना, लेकिन कहते हैं कि संस्कृतिकरण सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि नए विचारों, मूल्य को भी अभिव्यक्ति करना होता है, जो धार्मिक साहित्य तथा धर्मनिरपेक्ष संस्कृति साहित्य के विशाल शरीर में बहुल्य अभिव्यक्त हुआ है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो कर्म, धर्म, पाप, पुण्य, माया, संसार एवं मोक्ष सामान्य संस्कृति धार्मिक विचारों को ग्रहण है। और ये सब उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। जब कोई समाज संस्कृति बन जाता है, जब कोई समाज का संस्कृति बन जाता है तो यह शब्द उसकी बातचीत में प्राय दिखाई भी पड़ते हैं। यानी कोई संस्कृतिकरण ग्रहण कर लेता है तो उनके बातचीत में भी वो शब्द हमेशा नजर आते हैं। संस्कृति पौराणिक कथाओं और कहानियों के द्वारा जन सामान्य तक पहुंचाए जाते हैं। आपको पता ही होगा ऐसे बहुत से कहानी हैं, कथाएं हैं जो हम एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में पहुंचाते हैं। इसमें बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जो हर क्षेत्र में, हर रूप में देखने को आपको मिलता है। और इसमें साफ शब्दों में देख सकती हो, कहते हैं यहाँ ईश्वर के नाम भी हर क्षेत्रों में हर नाम से जाना जाता है। तो ये बात बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कोई भी समाज में जाता है तो वहाँ की वो संस्कृति बन जाता है और वहाँ के शब्दों में सारे हमें दिखाई भी देने लग जाते हैं। सिर्फ संस्कृतिकरण हम ये नहीं कह सकते हैं कि रीति रिवाज और आदतों को जो है ग्रहण किया जाता है, जबकि यहाँ पर कर्म, धर्म, पाप, पुण्य, माया, संसार, मोक्ष सभी बातों का जो है हम अनुसरण कर लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि संस्कृतिकरण का अर्थ क्या है। श्रीनिवासन ने स्पष्ट किया है कि उच्च जाति का अनुसरण करके निम्न जाति अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करती है और इसी को संस्कृतिकरण कहा जाता है। तो ये भी बात कोई गलत नहीं है कि उच्च जाति का अनुसरण करके निम्न जाति अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते हैं और इसी को हम संस्कृतिकरण का नाम देते हैं। अब संस्कृतिकरण के तो हम यहाँ परिभाषाओं को तो ज्ञात हो ही गया, अब इसके सिद्धांतों का जो है वास्तविकता अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं इसके सिद्धांत हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और सिद्धांत में क्या बात छुपी है जो अब तक आप अनजान थे। देखा जाए जो हमारे समक्ष अब आया है संस्कृतिकरण का सिद्धांत। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न जाति या जनजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, प्रभु जाति कोई खान पान, रीति रिवाज, कर्मकांड,
वास्तु और भाषा, साहित्य, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को ग्रहण करती है। और इस प्रकार यह प्रक्रिया निम्न जाति में होने वाले विभिन्न समाज संस्कृति परिवर्तन को स्पष्ट करती है। तो ये तो बहुत साफ सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है कि हम संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न जाति या जनजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जितने भी होते हैं, जो कि बड़े कहते हैं बड़े जो है जनजाति या बड़े ही जाति का खान पान, रीति रिवाज, कर्मकांड, विश्वास, भाषा, साहित्य, अर्थव्यवस्था, जीवन शैली ग्रहण कर लेते हैं, तो उसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं। तो ये सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। अब हमारे समक्ष जो आया है संस्कृतिकरण की विशेषताएं। देखिए, संस्कृतिकरण की विशेषताएं काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और ये समझने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। संस्कृतिकरण की विशेषता अपनी आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। देखा जाए तो पहली इसकी विशेषता इसी बात के ऊपर इशारा करता है कि प्रक्रिया का होना, यानी देखा जाए तो प्रक्रिया का होना सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। संस्कृतिकरण की पहली विशेषता यह है कि संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है और इसकी धारणा गतिशील रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता बताई गई है। संस्कृतिकरण की पहली विशेषता यही मानी गई है कि संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है और इसकी धारणा सदैव गतिशील रहती है, समय के साथ ये बदलती ही रहती है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। अगर अगली विशेषता की तरफ नज़र करें तो कहते हैं उच्च जातियों का अनुकरण। तो ये काफ़ी महत्व रखता है कि उच्च जातियों का अनुकरण कर लेना। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न हिंदू जाति व अन्य समूह या जनजाति उच्च जाति के प्रभाव की दशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड और विचारधाराओं में परिवर्तन लाते हैं। तो इसके पॉइंट से ही साफ होता है कि उच्च जाति का अनुकरण कर लेना, यानी उच्च जाति की विचारधाराओं, कर्मकांड, रीति रिवाजों को अपना लेना। अब कौन अपनाते हैं? निम्न जाति के लोग जो होते हैं उच्च जाति की सारे कुछ अपना के संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को जो है साबित करते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है परिवर्तन। कहते हैं परिवर्तन भी एक विशेषता है। संस्कृतिकरण का संबंध परिवर्तन से होता है, क्योंकि बिना परिवर्तन के संस्कृतिकरण नहीं हो सकता है। तो ये साफ है और सच्चाई भी है कि परिवर्तन, देखिए परिवर्तन संस्कृतिकरण का सबसे महत्वपूर्ण अंश है, क्योंकि संस्कृतिकरण का संबंध यही बताती है कि परिवर्तन संस्कृतिकरण का ही महत्वपूर्ण पार्ट है। उसके पश्चात देखें सार्वभौमिक प्रक्रियाएं। सार्वभौमिक प्रक्रियाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। संस्कृतिकरण सार्वभौमिक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया सभी जगह अर्थात विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है। कहते हैं सार्वभौमिक प्रक्रिया से हम जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये समाज के हर क्षेत्र में, विश्व के हर एक समाज में सार्वभौमिक प्रक्रियाएं पाई जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है सार्वभौमिक प्रक्रियाएं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है समाजी जीवन के अनुकूलन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि समाजी जीवन के अनुकूलन, ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। संस्कृतिकरण को समाजी जीवन के अनुकूलन करने वाली कला कहा जाता है। तो जर्नल सी बात है, क्योंकि समाज में दूसरे बातों को ग्रहण कर लेना ये भी काफ़ी महत्व रखता है। तो इसका यहाँ पर अनुकूलन करना कोई बड़ी बात नहीं है कि संस्कृतिकरण को समाजी जीवन के अनुकूलन करने वाली कला कहा जाता है, क्योंकि दूसरे समाज के समाजी जीवन को जो है ये अपने अनुकूल कर लेता है। क्योंकि संस्कृतिकरण इस प्रक्रिया से निम्न जाति अपने सामाजिक जीवन को उच्च जाति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करते हैं, जिसका ये अनुसरण करती है। यानी समाजी जीवन के अनुकूलन करना संस्कृतिकरण का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व रहती है। और देखा जाए तो श्रीवासन ने इस बात का बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है कि इसमें जो है उच्च जाति के अनुरूप जो है निम्न जाति के लोग ढालने की कोशिश करते हैं और उनका हर चीज़ों का जो है अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। देखा जाए अगली पॉइंट की तरफ नज़र डालें तो हिंदू जाति तक जो है सीमित नहीं है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि हिंदू जाति तक ये सीमित नहीं है। हम ये कहें कि संस्कृतिकरण सिर्फ हिंदू जाति में ही है, क्योंकि श्रीवासन जी ने इसका जो है अनुसरण किया, तो ये गलत है। कहते हैं हिंदू जाति तक सीमित नहीं है, हर एक जाति में इसको देखने को हमें मिला है। तो हिंदू जाति तक सीमित नहीं है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया केवल हिंदू जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनजाति और अग्र जनजाति भी गतिशील होती हैं
और इसका हर जाति जो है अनुसरण करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है तत्स्थल अवधारणाएं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तत्स्थल अवधारणाएं संस्कृतिकरण में अच्छाई अथवा बुराई का कोई तत्व निहित नहीं होता है, क्योंकि हम किसी भी जाति के अनुकरण करने के यह नहीं कह सकते हैं कि वह उन्नति करने का प्रयास अच्छा है या बुरा है। अंत संस्कृतिकरण एक तटस्थ अवधारणा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि यहाँ पर तटस्थ अवधारणाएं हैं। संस्कृतिकरण में अच्छाई अथवा बुराई का कोई तत्व निहित नहीं होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई का ग्रहण नहीं करते हैं, उनके संस्कृतियों का ग्रहण करते हैं। अंततः देखा जाए तो संस्कृतिकरण एक तटस्थ अवधारणाएं हैं। उसके पश्चात देखिए हमारे समक्ष आया है पदमूलक परिवर्तन। कहते हैं संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के कारण एक जाति अपने को ऊपर की ओर उठाने में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करती है, क्योंकि निम्न जाति जो है उच्च जाति की अवधारणाओं को, उनके जीवन शैली को जो है अपना लेती है। इस प्रकार की गतिशीलता के कारण वह जाति या जनसमूह अपनी सामाजिक स्थितियों को ऊंचा उठा सकती है। किंतु इस प्रकार की गतिशीलता से केवल पदमूलक परिवर्तन हो सकते हैं। समाज संरचना में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संस्कृतिकरण के कारण नहीं हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है पदमूलक परिवर्तन। तो ये काफ़ी महत्व रखता भी है कि गतिशीलता के कारण वह जाति व जनजाति अपनी सामाजिक स्थिति को उच्च जाति उठा सकती है, किंतु इस प्रकार की गतिशीलता से केवल पदमूलक परिवर्तन ही हो सकते हैं। समाज संरचना में किसी प्रकार कोई परिवर्तन संस्कृतिकरण के कारण नहीं हो सकता है। आगे यदि बात करें हम आदर्शों का महत्व, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। आदर्शों का महत्व संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में एक जाति या समूह द्वारा अपने से उच्च जाति या जनजाति के आदर्शों का अनुसरण किया जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक जाति समूह जो है अपने से उच्च जाति की जो है आदर्श का अनुकरण करते हैं। संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप जनजाति हिंदू जाति होने का दावा कर सकती है और बाद में ये अपने आप को जो है हिंदू जाति होने का ये दावा करने लग जाती है। किंतु संस्कृतिकरण की इस प्रक्रिया में जिन आदर्शों का अनुसरण किया जाता है उनमें ब्राह्मण वर्ग के आदर्शों का मुख्य माना गया है, क्योंकि देखा जाए तो ब्राह्मणों का वर्ग सबसे ऊंचे थी और निम्न जाति के लोग जो है अपने आप को ब्राह्मण वर्ग के आदर्शों के ऊपर चलने की कोशिश करने लग जाते हैं। किंतु डॉक्टर श्रीवासन ने यह मानने का प्रयास किया है कि संस्कृति में ब्राह्मण आदर्श के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आदर्श तथा प्रभु जातियां भी संस्कृति का आदर्श हो सकती हैं। तो जर्नल सी बात है, यहाँ पर श्रीवासन इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि सिर्फ उच्च जाति होने से कुछ नहीं हो रहा था। कहते हैं इसमें क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आदर्श भी हो सकते हैं। कई लोग ऐसे हुए जिनकी जाति क्षुद्र या वैश्य था, लेकिन फिर भी उनमें ऐसी परोपकारी की भावना थी, ऐसे गुण थे जिनके कारण लोगों ने जो है कहते हैं ऊंचे से ऊंचे पदवी देने से भी हिचकिचाए नहीं। तो श्रीवासन ने यहाँ पर साफ शब्दों में बात कही है कि सिर्फ ब्राह्मण के आदर्श ही नहीं अपनाते थे, लोग जो थे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आदर्शों का भी अपनाते थे। हमारे जीवन में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति कहते नीच जात से भी थे, लेकिन अपने आप को महान बनाने में अग्रसर किए और ख़ुद को महान ताकि उस कसौटी पे खड़ा किया जिसने जो है सभी लोगों को जो है उनकी लोहा मनवाने को तैयार हुए। तो यहाँ श्रीवासन इन बातों की तरफ इशारा कर रहे थे। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगला टॉपिक इसके आगे जो आएगा वो होगा इसके प्रकार और सीमाएं, क्योंकि ये आपके लिए प्रोजेक्ट के लिए भी है, समझने के लिए भी है। तो हम हर बात पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, समझेंगे। तो आपको बने रहना पड़ेगा तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। और आपको बना रहना है तो एक बात और भी करना है, क्योंकि कहते हैं ना जो जिसको आप मानते हो, जिसको आप चाहते हो, उसके लिए कुछ कार्य भी करने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर सिर्फ इतना चाहता है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप डिटेल्स पर लगाना होता है।
अगर आप त्रिपान सेंटर की हेल्प इतना करते हो तो आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर हर समय हर क्षण आपके ही लिए सोचता रहेगा और आपके लिए जो है अच्छे से अच्छे कार्य करने की कोशिश किया जाएगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, क्योंकि आने वाला समय में आपको वैश्वीकरण और भी टॉपिक मिलेंगे। तो इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैश्वीकरण भी महत्वपूर्ण रहेगा, उदारीकरण भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये सब टॉपिक आपको यहीं पे मिलने वाला है, इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।